तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि मनी सप्लाई कर्व क्या होता है, ये कैसे बनता है, और इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व क्या होता है। और भाई साहब, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और उसको अपना वही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलो जरा समझो मेरी बात को, ये मनी सप्लाई कर्व क्या शो करता है। तो मनी सप्लाई कर्व शो करता है कि देश में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, देश में, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, देश में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे मनी सप्लाई कितनी होगी। अब भाई यहाँ पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, देश में अलग अलग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। अब इस इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? तो इंटरेस्ट रेट का मतलब बच्चों दो प्रकार के इंटरेस्ट से होता है, जो कि ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। जैसे कि एक तो इंटरेस्ट होता है वो कि मैंने बैंक में जमा करवाया पैसा, मैंने बैंक में अपनी डिपॉजिट जमा कराई और उस डिपॉजिट पे बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, तो एक तो उसकी बात हो रही है। और दूसरा, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा, तो एक उस वाले इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट का मतलब अक्सर दो प्रकार के इंटरेस्ट से होता है, एक तो वो इंटरेस्ट जो लोन पर पे करेंगे और एक वो इंटरेस्ट जो बैंक हमको हमारे डिपॉजिट पे हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इस प्रकार की इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस इंटरेस्ट के चेंज होने से मनी सप्लाई बढ़ती है या घटती है, वो सारी बात सीखनी है। और इसी के डायग्राम को बोला गया है मनी सप्लाई कर्व, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मनी सप्लाई कर्व शो करता है अमाउंट ऑफ मनी सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट वेरियस इंटरेस्ट रेट, कि देश में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर कितना मनी सप्लाई, कितनी मनी सप्लाई की जाएगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी या मनी सप्लाई कम होगी, उस चीज़ को शो करने के लिए हमारे पास जो कर्व है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई कर्व। उसके आगे बोलता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि देर आर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के 4 फैक्टर है, कौन कौन से? सबसे पहला है आपका मॉनेटरी बेस, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, ये पूरा बच्चों मॉनेटरी बेस है। सबसे पहला होता है मॉनेटरी बेस, यहाँ पे आप चाहो तो काट के इसको MB कर लो, मॉनेटरी बेस। दूसरा आपका होता है RR, तीसरा आपका होता है ED, चौथा आपका होता है CD। ये 4 आप जानते हो हमारे क्या है, ये 4 हमारे मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट है। इन चारों में अगर चेंज होता है तो मनी सप्लाई में चेंज होता है। लेकिन याद रखना, इंटरेस्ट रेट का मॉनेटरी बेस और RR के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि मॉनेटरी बेस और RR को सेंट्रल बैंक तय करता है। एक बात बताओ, मैं कमर्शियल बैंक के पास जाके अगर अपने पैसों को जमा कराऊंगा, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो ये कमर्शियल बैंकों के हाथों में है, सेंट्रल बैंक के हाथों में नहीं है। ये कमर्शियल बैंक अगर मेरे को लोन देगा तो मुझसे कितना इंटरेस्ट मांगेगा, ये भी कमर्शियल बैंक के हाथों में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है। तो सेंट्रल बैंक, तो याद रखना इंटरेस्ट रेट का सेंट्रल बैंक के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का तो वही बोलूँगा, इंटरेस्ट रेट का मॉनेटरी बेस के साथ और RR, बिकॉज मॉनेटरी बेस को भी सेंट्रल बैंक तय करता है और RR को भी सेंट्रल बैंक ही तय करता है। इसको ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था। तो इंटरेस्ट रेट का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इंटरेस्ट रेट का जो संबंध है बच्चों है ED के साथ। ED जानते हो ना, एक्सेस रिजर्व, कि एक कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी में पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। अब वो कमर्शियल बैंक कितना रखेगा, ज़्यादा या कम, वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था, अगर कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन देता है और लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, तो कमर्शियल बैंक को फ़ायदा होगा। तो कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस रिजर्व को कम रखेगा, उसका पैसा कम कर देगा और उसका पैसा निकाल के लोन बांटेगा। तो एक्सेस रिजर्व का इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सेस रिजर्व कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो एक्सेस रिजर्व बढ़ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट का संबंध CD के साथ भी होता है। अगर कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के डिपॉजिट पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, कि कस्टमर ने कमर्शियल बैंक के पास जमा करवाया पैसा और कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट दे रहा है ज़्यादा,
तो उससे क्या होगा, इससे सीडी कम हो जाएगा। सीडी माने करेंसी होल्डिंग। पब्लिक अपने पास करेंसी कम रखेगी क्योंकि पब्लिक को बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, तो सीडी कम हो जाएगा और बैंकों में पैसा बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सीडी कम हो जाता है, करेंसी होल्डिंग कम होती है, पब्लिक अपने पास पैसा कम रखती है। तो आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट रेट का ईडी के साथ और सीडी के साथ तो संबंध है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का मॉनेटरी बेस के साथ या फिर आरआर के साथ कोई संबंध नहीं होता। अगर इंटरेस्ट रेट घटे या बढ़े तो उससे मॉनेटरी बेस पे, मतलब देश में कितना नोट छपे कितना नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, बढ़े या घटे, उससे आरआर पर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, जो कि पैसे को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाता है कमर्शियल बैंक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरआर क्या होता है, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाया। तो इंटरेस्ट रेट का मॉनेटरी बेस और आरआर से कोई संबंध नहीं है। इंटरेस्ट रेट का संबंध होता है ईडी और सीडी के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। इकोनॉमिस्ट लोगों के मनी सप्लाई कर्व पे दो प्रकार के व्यूज आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थॉट, या फिर उसको बोलते हैं टू स्कूल ऑफ थॉट्स। यस, इसको ऐसे भी बोलते हैं, टू स्कूल ऑफ थॉट्स या फिर टू टाइप्स ऑफ थॉट इकोनॉमिस्ट लोगों के। कौन कौन से? सबसे पहला उनका व्यू ये है कि इंटरेस्ट रेट का कोई भी रिलेशन नहीं है ईडी और सीडी के साथ। जनरली आप जानते हो इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ संबंध होता है। इंटरेस्ट रेट ईडी और सीडी पर प्रभाव डालता है। देखो, मॉनेटरी बेस और आरआर तो भूल ही जाओ, मॉनेटरी बेस और आरआर तो भूल ही जाओ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब ईडी और सीडी की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन पहला थॉट क्या बोलता है, हम एक बात एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट घटे, ईडी सीडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। और दूसरा बोलता है, सेकंड भी बोलता है कि इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है ईडी और सीडी के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो ईडी और सीडी में चेंज आएगा। इतनी बात आपको मेरी समझ में आती है? तो एक पड़ेगा एक्सोजीनियस, इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ कोई संबंध नहीं है, और एक पढ़ेंगे एंडोजीनियस कि इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ संबंध है। अब बात करते हैं एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व की। तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन द एक्सेस रिजर्व रेशियो मतलब ईडी और करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो मतलब सीडी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब है इंटरेस्ट रेट का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने घटने से ईडी और सीडी में जब कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्या सप्लाई में, मनी सप्लाई में चेंज होगा? नहीं। जरा मेरी बात सुनो, आपको मैंने एक चीज पढ़ा रखी है पहले कि ईडी और सीडी का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव संबंध है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से न्यूमेरिकल से बताया था। ईडी और सीडी का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव संबंध है। अगर ईडी बढ़ेगा या सीडी बढ़ता है तो बच्चों मनी सप्लाई घटती है, और अगर ईडी घटेगा और सीडी घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। इनमें जो रिलेशन है एक प्रकार का नेगेटिव संबंध है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, ईडी एक्सेस द रेशियो और सीडी करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो मेरे कैसे है, कांस्टेंट है। मतलब इंटरेस्ट रेट के घटने से या बढ़ने से मेरे ईडी या सीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे केस में मेरे मनी सप्लाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको बोलेंगे एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। और एक वर्टिकल फंक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का। अब इसका मतलब क्या, वर्टिकल फंक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का। तो जरा मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग उसकी एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व की। सबसे पहले अपन लोग जो है बच्चों बात करते हैं। मेरी बात सुनो, एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व वो सप्लाई कर्व है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से या घटने से ईडी और सीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, तो जब ईडी और सीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मनी सप्लाई कर्व में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर मान लो मेरा ईडी और सीडी दोनों कैसे है, कांस्टेंट है, तो जो मेरी मनी सप्लाई है बच्चों वो भी क्या होगी, वो भी मेरी कांस्टेंट होगी।
क्योंकि अगर ईडी सीडी में चेंज आएगा तभी तो मेरी मनी सप्लाई में चेंज आएगा। और अभी मैं क्या मान रहा हूं, इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ कोई संबंध नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़े, इंटरेस्ट रेट घटे, ईडी सीडी कांस्टेंट रहेगा तो मनी सप्लाई भी कांस्टेंट रहेगी। और ऐसे केस में फिर जो मेरा मनी सप्लाई कर्व बनेगा वो बच्चों कांस्टेंट बनेगा। और कांस्टेंट कैसे बनेगा, वो कांस्टेंट बनेगा आपका ऐसे। जो मनी सप्लाई कर्व है बच्चों क्या बनेगा, वो मेरा बनेगा कांस्टेंट, वो बच्चों बनेगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब देखो जब भी ये चीज कांस्टेंट बने तो वो ऐसे वर्टिकल बने। मान लो इसको मैंने बोला मनी सप्लाई कर्व जीरो, या इसको मैं बोलूंगा मनी सप्लाई कर्व नॉट, नॉट भी कहते हैं। तो एम एस नॉट बन गया। अबे एम एस नॉट शो कर रहा है, ठीक है, याद रखना। यहां बच्चों आपका आएगा इंटरेस्ट रेट और यहां पे आपका आता है मनी स्टॉक या मनी सप्लाई। तो इस अब इतनी इको तो आपको आती होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट घटे, मेरा मनी सप्लाई कर्व अगर ऐसे बना है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ईडी और सीडी के चेंज होने से मनी सप्लाई के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा मनी सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कॉन्स्टेंट बनेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट घटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इस प्रकार के कर्व को बच्चों क्या बोलते हैं, इस प्रकार के कर्व को बोलते हैं एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। अब इसमें शिफ्ट कैसे होता है इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं अब बताऊंगा पहले एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व कैसे बनता है। अब एंडोजीनियस वाला कौन सा था, तो एंडोजीनियस में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है ईडी और सीडी के साथ। मान लो इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो ईडी और सीडी में चेंज होगा, और जब इनका आपस में कोई संबंध होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। क्या बोलेंगे बच्चों इसको बोलेंगे एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। मैं बार बार कह रहा हूं, बस एक ही बात को माइंड में रखो, इंटरेस्ट रेट का एक तो संबंध है और इंटरेस्ट रेट का संबंध नहीं है। दो बातें, इंटरेस्ट रेट का संबंध है और संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं है इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ तो मनी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी के साथ रिलेशन है तो फर्क पड़ेगा। अब रिलेशन है और रिलेशन कैसा है, तो आओ मैं आपको उसको पहले साइड में थोड़ा समझाता हूँ। रिलेशन ये वाला रिलेशन है, लेकिन मैं इसको एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। चलो, आई माने बच्चों होता है इंटरेस्ट रेट। आई माने क्या होता है जी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर मान लो मैं पहले बात करता हूं कि ईडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का, ठीक है बेटा। आई माने इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब अगर हम मार्केट में, अगर कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन देगा और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है कि मार्केट में लोन देने पे इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा, तो उससे कमर्शियल बैंक लालची होगा, बिकॉज अपने पास वो पैसा रख रहा है साइड में इमरजेंसी ग्रुप में, तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना। अगर वो उस पैसे को मार्केट में लोन दे देगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा ज़्यादा, तो कमर्शियल बैंक लोन बांटेगा ज़्यादा और अपना एक्सेस रिजर्व जो संभाल के रखा था उसे कर देगा कम। और आप जानते हो जब ईडी होता है कम तो मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था ईडी का मनी सप्लाई कर्व के साथ एक नेगेटिव संबंध होता है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के साथ देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ा, तो इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के साथ एक पॉजिटिव संबंध मेरे को देखने को मिला। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो उससे ईडी घटेगा, जिससे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ईडी घटेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं ऐसे ही सीडी की, अब सीडी मतलब वो वाला केस जहाँ पे मान लो जो आपका इंटरेस्ट रेट कौन सा वाला, वो वाला जो कस्टमर बैंकों में जमा करवाएगा पैसा। अब मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर कस्टमर अपना बैंकों में जमा करवाते हैं पैसा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब कस्टमर को पैसा मिलेगा ज़्यादा, तो कस्टमर अपना ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैंकों में जमा करवाएगा, जिससे कि कस्टमर के पास होल्डिंग कम हो जाएगी, मतलब अल्टीमेटली सीडी कम हो जाएगा। और अगर सीडी कम होगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ती है, ये आपको पता है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात देखो, मनी सप्लाई का फॉर्मूला होता है
सी डी प्लस 1 अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी इंटू में मॉनेटरी बेस। जरा मेरी बात देखो, जो भी अपॉन में क्या क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, आर आर और ई डी, जो भी अपॉन में आते हैं उनका तो मनी सप्लाई के साथ संबंध नेगेटिव है। अपॉन में सी डी है, आर आर ई डी, तो सी डी आर आर ई डी इन तीनों का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव संबंध है। लेकिन जो अपॉन में नहीं है, अपॉन में क्या नहीं है, एन बी मॉनेटरी बेस देखो मल्टीप्लाई में ऊपर है, और जो अपॉन में नहीं है उसके साथ जो संबंध है मनी सप्लाई का बच्चों वो है पॉजिटिव। अपॉन वालों के साथ होता है नेगेटिव, और जो ऊपर उसके साथ बच्चों कैसा है, पॉजिटिव। तो इसलिए अगर सी डी घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, बिकॉज सी डी का मनी सप्लाई के साथ संबंध नेगेटिव। अगर ई डी घटेगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, बिकॉज ई डी का मनी सप्लाई के साथ संबंध नेगेटिव। और इंटरेस्ट रेट तो आप अल्टीमेटली देखो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग अपने पास करेंसी होल्डिंग कम करेंगे, और जब करेंसी होल्डिंग कम होती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के साथ एक पॉजिटिव संबंध है। तो दोनों बात मेरे को देखने को मिली, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, संबंध कैसा है, पॉजिटिव। तो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पड़ेगा ईडी पे और सीडी पे, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई पे। तो अल्टीमेटली वी कैन सी दैट कि इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के साथ दोनों ही केस, चाहे ईडी हो चाहे वो सीडी हो, अगर दोनों ही केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ईडी कम होगा, सीडी कम होगा, और मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। अब आपको पता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के साथ संबंध पॉजिटिव है, तो उसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। और जब भी रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव, कि इंटरेस्ट रेट बढ़े साथ में मनी सप्लाई भी बढ़े, तो हमारा कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इतनी को तो आपको बच्चों आती होगी, इतना तो मैं मानता हूँ कि इतनी को आपको आती होगी। और ऐसे केस में मान लो जो आपका मनी सप्लाई कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लो मनी सप्लाई कर्व नॉट या जीरो, वो ऊपर की ओर बनेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग जाता है ऐसे केस में। इतनी तो आपको इको आती ही होगी, जब संबंध क्या होता है, पॉजिटिव, तो कर्व हमेशा बच्चों अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर आपका आ गया मनी स्टॉक। बताओ, तो आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमने कर्व देखे, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में हमने क्या माना, इंटरेस्ट रेट का ईडी और सीडी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट घटे ईडी सीडी में कोई चेंज नहीं होगा। जब ईडी सीडी में चेंज नहीं होगा तो मनी सप्लाई के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, वो बनेगा कांस्टेंट। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट का ईडी सीडी पर प्रभाव पड़ेगा तो मनी सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ईडी भी कम हो जाता है, सीडी भी कम हो जाएगा, और अगर ईडी कम हुआ, सीडी कम हुआ तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, कर्व आएगा आपका अपवर्ड स्लोपिंग एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। अब बच्चों ये तो आपने देख लिया कर्व कैसे बनता है। अब मैं एक नई कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उस नई कहानी को इस वाली कहानी से मिक्स मत करना। वो नई कहानी ये है कि अब मनी सप्लाई कर्व में शिफ्ट कैसे होगा, अब मनी सप्लाई कर्व में शिफ्ट कैसे होगा, मनी सप्लाई कर्व में चेंज कैसे होगा। और तो सेम हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं एंडोजीनियस का, फिर पढ़ेंगे पहले पढ़ते हैं एक्सोजीनियस का, फिर पढ़ेंगे एंडोजीनियस का। अब देखो कर्व आपके बन चुके हैं, अब इसमें शिफ्ट कैसे होगा, आओ उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर होते हैं। मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले होते हैं 4 फैक्टर। जरा मुझे बताओ एक बार कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मॉनेटरी बेस, ईडी, सीडी, आरआर। अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया मॉनेटरी बेस का साथ संबंध होता है पॉजिटिव, और इन सब के साथ संबंध होता है नेगेटिव। तो बताओ, अगर मैं एज्यूम करता हूं, मान लो अगर मॉनेटरी बेस मेरा घट जाए, ठीक है, तो बताओ मॉनेटरी बेस के घटने से मनी सप्लाई घटेगी बढ़ेगी, भाई घट जाएगी, बिकॉज संबंध पॉजिटिव है। मॉनेटरी बेस घटेगा, मनी सप्लाई घट जाएगी।
और अगर मेरा ED CD RR ये तीनों बढ़ जाए तो इन तीनों के साथ संबंध नेगेटिव है। ED बढ़ेगा, आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यहाँ भी बढ़ेगी और यहाँ बढ़ेगी। तो इट मीन्स अगर मॉनेटरी बेस घट जाए और ED CD RR बढ़ जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, संबंध नेगेटिव है यहाँ पे, ED बढ़ेगा मनी सप्लाई कम, यहाँ भी कम, तो अल्टीमेटली अगर मॉनेटरी बेस बढ़ जाए और ED CD RR मॉनेटरी बेस घट जाए और ED CD RR बढ़ जाए तो इन सब का एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि मनी सप्लाई घटेगी। इन सब का एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई घटेगी। तो अगर मॉनेटरी बेस घट जाए, ठीक है, अब मैं, हाँ, तो अगर मॉनेटरी बेस घट जाए, आपका ED बढ़ जाए, आपका CD बढ़ जाए, आपका RR बढ़ जाए, तो इन चारों का एक ही इम्पैक्ट पड़ता है कि इन चारों का एक ही इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट ये होता है कि इससे हमारी मनी सप्लाई जो होती है वो घट जाती है। और अगर मनी सप्लाई घटेगी तो जो आपका नया मनी सप्लाई कर्व बनेगा, जो बच्चों आपका नया मनी सप्लाई कर्व बनेगा वो आपका पुराने वाले के, वो बच्चों आपका पुराने वाले के इधर की ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। इससे ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आपकी जो मनी सप्लाई है वो बच्चों घट गई, आपकी मनी सप्लाई घट गई, मान लो वो हो गई MS1। और क्यों घटी? क्योंकि मॉनेटरी बेस घट गया, ED बढ़ गया, CD बढ़ गया, RR बढ़ गया। इन चारों का एक ही इम्पैक्ट पड़ता है कि मनी सप्लाई घट जाएगी। अब आधे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया मॉनेटरी बेस और RR, भैया मॉनेटरी बेस तो RR आपने बोला था इनका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई संबंध नहीं है। तो हाँ, मैंने बोला, मैंने गलत क्या बोला? इनका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई संबंध नहीं है, बट इनका संबंध मनी सप्लाई के साथ तो है। अब इंटरेस्ट रेट वाली कहानी भूल जाओ, अब इंटरेस्ट रेट वाली कहानी भूल जाओ। मैंने बोला पुरानी वाली कहानी को मिक्स मत करो, इंटरेस्ट रेट वाली कहानी भूल जाओ। मॉनेटरी बेस का और RR का इंटरेस्ट रेट के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका संबंध मनी सप्लाई के साथ तो है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इनके चारों जो चेंज होगा उससे मनी सप्लाई हमारी घट जाएगी और वो आपका कहाँ पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, अगर मॉनेटरी बेस बढ़ता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, अगर ED घटेगा तो भी बढ़ेगी, CD घटेगा तो भी बढ़ेगी और RR घटेगा तो बढ़ेगी। इन चारों का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इन चारों से हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि जो आपका नया कर्व बनेगा वो आपका बच्चों इधर की ओर, बोले तो राइट हैंड साइड की ओर बनेगा, जो कि शो कर रहा है आपकी मनी सप्लाई जो है बढ़ गई। ये मान लो बन गया आपका MS2। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। पहले कर्व कैसे बना? ऐसे बना, उसके बाद हमने इसके बीच के शिफ्ट को पढ़ लिया। अब सेम हम पढ़ेंगे एंडोजीनियस के अंदर कि एंडोजीनियस में क्या फ़र्क पड़ेगा बाकी फैक्टर्स का, ठीक है। अब एंडोजीनियस के अंदर आप लोग देखोगे तो एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व हमने ED और CD की हेल्प से बनाया है। एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व हमने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का ED पर फर्क पड़ेगा, CD पे फर्क पड़ेगा, उससे मनी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे बनाए। तो एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व में जब शिफ्ट होगा राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, वो शिफ्ट केवल दो चीज की वजह से होगा। एक तो वो शिफ्ट होगा मॉनेटरी बेस की वजह से, और वो एक शिफ्ट होगा RR रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो की वजह से। यहाँ पे शिफ्ट ED और CD की वजह से नहीं होगा, बिकॉज ED और CD को तो ऑलरेडी मैं कंसीडर कर चुका हूँ डायग्राम बनाते समय। जब मैंने ऐसे बनाया तो इसमें ED और CD को देखते हुए तो बनाया मैंने इसको। तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो केवल दो चीज से होगा, एक तो मॉनेटरी बेस से और एक RR से। अब मान लो मैंने बोला जो मॉनेटरी बेस है वो अगर घट जाए और RR अगर बढ़ जाए, तो मॉनेटरी बेस अगर घटता है, मॉनेटरी बेस अगर घटेगा तो मनी सप्लाई भी घटेगी, और RR का रिलेशन है नेगेटिव। अगर RR बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई घटेगी। तो इन दोनों से एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारी मनी सप्लाई है वो हमारी मनी सप्लाई घट जाएगी, और अगर मनी सप्लाई हमारी घटेगी तो जो हमारा कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वो अंदर की ओर शिफ्ट होगा, और वो कर्व आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, जिसको मैंने बोला मान लो जिसको मैंने बोला मनी सप्लाई 1। समझ में आ गया? और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं,
मान लो अगर मॉनेटरी बेस बढ़ जाए और आर घट जाए तो इनसे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इससे हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है, और अगर इनसे मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट होगा राइट में, जिसको मान लो मैंने क्या बोला होगा, मनी सप्लाई टू। तो होपफुली आपको ये कर्व कैसे बने और इनमें शिफ्ट कैसे समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका ये डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट में, यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो राइट में। चलिए बताओ, एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व, एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर्व, ये बनते कैसे हैं? ये पूरी की पूरी कहानी मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बेटा वीडियो पॉज करके जल्दी से आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। एक्सोजीनियस ये लिख रखा है मैंने, इंक्रीज कब होगा, ठीक है, डिक्रीज कब होगा, ये सारी बात आपको मैंने जो है बता दी। और ये यहाँ पे इंक्रीज कब होगा, एंडोजीनियस में डिक्रीज कब होगा, सारी बात हमने कर ली। और होपफुली आपको समझ में भी अच्छे से अब आ गई होगी डायग्राम बनने कैसे है, ठीक है। चलिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो पेपर में 2017 में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें करना क्या था। ये क्वेश्चन बोलता है, सपोज करो जो सेंट्रल बैंक है एंगेज इन एन ओपन मार्केट परचेज, सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट परचेज करी है, ठीक है, फ्रॉम अ सिक्योरिटी डीलर। कभी कभी लिखा होता है गवर्नमेंट से परचेज किया, यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योरिटी डीलर से सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट परचेज किया है। अब इसका इम्पैक्ट बताओ मनी सप्लाई कर्व पे क्या पड़ेगा जब मनी सप्लाई कर्व आपका एक्सोजीनियस है और मनी सप्लाई कर्व आपका एंडोजीनियस है। तो सबसे पहली बात, मनी सप्लाई कर्व को बनाते हैं। अगर हमारा मनी सप्लाई कर्व एक्सोजीनियस है ऐसे, जिसको लिखा मान लो मैंने MS0 या MS0, और एंडोजीनियस आपको पता है वो आपका बनता है ऐसे MS0। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। भाई यहाँ पे बोला है ओपन मार्केट परचेज हुई है। जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट परचेज करता है तो मैंने बता रखा है ओपन मार्केट परचेज से मॉनेटरी बेस हमारा बढ़ जाता है। अब जब ओपन मार्केट परचेज से मॉनेटरी बेस बढ़ जाएगा तो मॉनेटरी बेस से मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी बता रखा है। मॉनेटरी बेस का मनी सप्लाई के साथ रिलेशन पॉजिटिव होता है। मॉनेटरी बेस बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपका ये वाला जो नया कर्व है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मॉनेटरी बेस बढ़ गया, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा मॉनेटरी बेस नहीं, डेल्टा मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस में चेंज हुआ, हमारा डेल्टा मॉनेटरी बेस बढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, मॉनेटरी बेस बढ़ गया, कर्व आपका राइट में आएगा, तो नया कर्व आपका ये बनेगा MS1, जो कि ये राइट में गया और शो कर रहा है क्या, डेल्टा मॉनेटरी बेस हमारा बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आ जाते हैं, आपसे कर्व बनाने को बोल देगा कि इस चीज का उस चीज का हमारे एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बना के शो करो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एंडोजीनियस क्या है, एक्सोजीनियस क्या है और ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नए टॉपिक को इसी ही चैप्टर के, ठीक है। चलिए बाय।